कल क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? क्या पढ़ा था? लॉग और एंटी लॉग निकालना सीखा था, है ना? और लॉग में कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी। लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, log a by b is equal to log a minus log b, log a raised to power x is equal to x log a, log 1 0, log 2.30, log 3.48, log 4.6, log 5.7, log 6.78, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 is 0.96, log 10 1 और log 100 210 तो नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा था कि एंटी लॉग लेने का मतलब है 10 की पावर में लिखना, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट। और अगर कुछ ln लिया हुआ है या बेस को e लिया हुआ है इंस्टेड ऑफ 10, तो हमें एंटी लॉग लेने का मतलब है e की पावर में लिखना। अच्छा, इसमें समझा तो मैंने कल सही दिया था प्रोबेबली शायद, लेकिन लिखने में कुछ अलग हो गया था। अगर log ex लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 log बेस 10x। तो log को मतलब ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोबेबली शायद हमने 2.303 इधर लगा लिया, है ना? अच्छा, इसमें एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, e रेज टू पावर ln x इज इक्वल टू x, और e रेज टू पावर log, ये तो क्या था? बेस e। और अगर बेस 10 है और फिर x लिया जा रहा है तो भी वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, 10 रेज टू पावर log 10x इज इक्वल टू x। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? e रेज टू पावर log x बेस e इज इक्वल टू क्या आएगा? x। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, एंटी लॉग है ना? एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था जिसमें हमने लिखा था log ऑफ -5 मल्टीप्लाइड बाय dA ओवर dt इज इक्वल टू log ऑफ 3 इंटू dB ओवर dt। ऐसा ही कुछ किया था क्या? और हमने दोनों तरफ क्या लिया था? एंटी लॉग लिया था। अच्छा, यहां कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब बेस क्या है? 10 है। तो जब आप एंटी लॉग ले रहे हैं तो बेस अगर 10 है तो क्या करेंगे हम? एंटी लॉग लेने का मतलब क्या करना? 10 की पावर्स में लिख देना। तो बेसिकली हमने क्या किया था? पर्दे के पीछे हमने क्या किया? 10 की पावर में लिख दिया इसको। 10 की पावर में हमने लिखा log 10 -5 इंटू डी ओवर डी टी, और इधर क्या आ जाएगा? यहां भी 10 की पावर में लिख दिया। लॉग बेस क्या है? 10, 3 इंटू डीबी ओवर dt। और फिर हमने क्या कर दिया था? लॉग हटा दिया था। तो लॉग काटा नहीं, हमने कैंसिल आउट नहीं किया है। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है? 10 की पावर में log 10 का कुछ भी लिया गया है x में, तो ये जो वैल्यू है वो क्या निकल के आती है? x ही निकल के आती है। इसलिए हमने इसको क्या लिखा? -5 इंटू डी ओवर डी टी, और इधर क्या आ जाएगा? 3 इंटू डी ओवर डी टी। इस तरह से हमने क्या किया था? एंटी लॉग लिया था। तो बेसिकली एंटी लॉग निकालना हमने सीख लिया है, पर उसका मैथमेटिकल पार्ट जो है वो ये है कि e की पावर में ln x है तो वो क्या आएगा? x के इक्वल। और e की 10 की पावर में log 10x है तो क्या आएगा? x आएगा। तो डाउट कंफ्यूजन किसी तरीके का? क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल, तभी सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, है ना? या फिर जो भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो लाने के लिए। तो रिएक्शन क्या थी? बेसिकली हमारी रिएक्शन यहाँ पर ये थी, ए गिव्स बी, और हमें रेशियो क्या निकालना था? ए रेशियो बी। और हम रेट ऑफ रिएक्शन से जो एक्सप्रेशन निकाल पाते हैं वो हमें दिख रहा है कुछ कुछ, अगर लॉग हट जाए तो, इसलिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ा है ना? मिटा दें इसको तो। अच्छा, एक और डाउट जो है वो अराइज हुए हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाती है तो बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है भाई? जो प्रोडक्ट्स है वही तो है। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट किस पे है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंडेंट है। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स क्या है? जो भी आपने रिएक्टेंट लिए वही रिएक्टेंट का काम करेंगे। और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो कौन बढ़ रहा है? सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं हम? जो प्रोडक्ट्स हैं वही किसका काम कर रहे हैं? रिएक्टेंट्स का। क्लियर है? टाइम जैसे जैसे कंज्यूम होता है वैसे वैसे क्या कहा जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लगती है।
अब कुछ भी नहीं कहा गया है, कौन से डायरेक्शन की बात करते हैं बाय डिफॉल्ट? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा, बताओ, रिएक्टेंट्स विल गेट कंज्यूम्ड, concentration will decrease, and rate of reaction is directly proportional to concentration of the reactants. इसीलिए आपकी rate of reaction कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिक्रीज। अब अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, क्योंकि रेट लॉ तो सभी पे एप्लीकेबल होना चाहिए, रिवर्सिबल पे भी और इरिवर्सिबल पे भी। अब मान लो आपकी रिएक्शन की टेंडेंसी क्या है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकती है। अब कुछ का कहना है कि आपने प्रोडक्ट से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी, अरे प्रोडक्ट से हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी। अब ध्यान ध्यान से सुनेंगे, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने मान लो ये ले ली है। अब आप जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हो रहा है वैसे वैसे ए डिक्रीज हो रहा है और बी इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो टाइम के साथ साथ ए डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज। बट कौन बढ़ रहा है? बी। कॉन्सेंट्रेशन किसकी बढ़ रही है? बी की, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, एंड प्रोडक्ट एक्ट एज रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो कौन से डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। बट एट ए टाइम काइनेटिक्स में केवल एक ही डायरेक्शन की बात की जाती है, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए खुल के डिटेल में सारी बात करेंगे हम, लेकिन कब? जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। यहाँ कहीं भी ली चैटले प्रिंसिपल नहीं लगाना है, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस, जहां इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन इनमें इक्विलिब्रियम नहीं आता है। कोई डाउट, कंफ्यूजन और किसी तरीके का? अच्छा, लॉग और एंटी लॉग जब हम निकाल रहे थे बेटा, तो हमने कुछ वैल्यूज का एंटी लॉग निकाला था। फॉर एग्जांपल अभी यहां पर हम लेते हैं एंटी लॉग ऑफ, मान लो 5.7 निकालना हो, या 6.3 निकालना हो, या 2.78 निकालना हो, या 1.84 निकालना हो, या फिर 2.9 निकालना हो, है ना, या फिर हम कह सकते हैं 6.48 निकालना हो। बताओ किसी में भी किसी तरह की दिक्कत आएगी क्या? ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि 0.75 का एंटी लॉग होता है ना, 0.32 का, 0.78 6 का, 0.84 7 का, 0.9 8 का, 0.48 3 का। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो ये चेक कर लेना है कि जिसका एंटी लॉग निकाल रहे हैं, क्या वो 1 से 10 तक जो एंटी लॉग की वैल्यूज हमें डायरेक्टली याद है उनमें फॉल कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो सबसे आसान काम हो जाएगा। अब मान लो आपको डेटा इस तरह से दिया जाए, 2.22, 5.16, 3.1, और हम कह सकते हैं 9.52, ऐसा डेटा दिया हुआ है। तो अब पहला पहला स्टेप क्या रहेगा? मैं और इजी करना सिखा रहा हूं, वैसे तो हमने सीख लिया है काफी कुछ, और इजी करना सिखा रहा हूं कि अगर सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट वैल्यूज में फॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो ये चेक करो क्या 1 में से माइनस करने पर वो वैल्यूज आ सकती हैं। देखो जैसे ये वाली वैल्यू 2.22, 0.22, लास्ट वाली वैल्यू को माइनस करो केवल 1 में से, कितना आएगा? 0.78 आएगा क्या? मतलब डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है। अब 1 में से माइनस करने के बाद 0.16, 0.84 मिल रही है डायरेक्ट वैल्यू, 0.1, 0.9 मिलेगा, डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, 0.52, 0.48 डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, तो भी काम हो जाएगा। इस तरह की वैल्यूज को कैसे सॉल्व करना है? 10⁻² इंटू 10⁻0.22 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसमें क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से डिवाइड कर दें। अब 10 से जो मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर पॉजिटिव में 1 है बेटा, पॉजिटिव में 1 है, तो अगर इसको इसके साथ लगाया जाएगा तो ये तो 1.22 बन जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। कौन सी वैल्यू लानी पड़ेगी? या फिर इसको नीचे ले आए, 0.22 को नीचे ले आए, अपने आप माइनस बन जाएगा। तो ये ऊपर क्या हो गया? 10⁻3, और ये नीचे आके 10⁻1 माइनस 0.22, ये क्या बन जाएगा? 10⁻3 डिवाइडेड बाय 10⁻0.78, 10⁻3 डिवाइडेड बाय 6। डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। इसमें बताओ क्या करें? डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताओ क्या लिख दूं मैं? 10⁻5 था ना,
उसकी जगह क्या हो जाएगा 6, तो 10⁻6 लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 10⁻0.84। बोलो होगा क्या? यहां बताओ, डायरेक्ट बताओ। 10⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻0.9, इसको बता दो। 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻0.48, इस तरह से काम हो जाए। और अगर इन दोनों कैटेगरीज में ही फॉल नहीं कर रहा है तो फिर बेटा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल भी बहुत भारी नहीं है, वही वाली वैल्यूज सारी देख लिया था हमने। अगर आपको निकालना है, मैं लिख देता हूं फिर कंफ्यूजन आएगा तुम लोग को। एंटी लॉग ऑफ 5.4, 0.4 तो मिल ही जाएगा अपने को। कहां से? 0.6 से मिल जाएगा ना। 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 0.6। 0.6 किसका? 4, सॉरी 4 का है ना। तो ये 5.4 नहीं लेकर हम यहां पर ले लेते हैं 5.8 ले लेते हैं। ठीक है, 5.8 का क्या करना है? एंटी लॉग निकालना है। मतलब 10⁻⁴ क्या करना है? 5.8 निकालना है। 10⁻⁵, 10⁻0.80। अब बताओ क्या क्या वैल्यूज याद है? हमें पता है 0.78, 10⁻0.78 कितना होता है 6, और 10⁻0.84 कितना होता है 7। मतलब 10⁻0.81 कितना होना चाहिए, और हमें क्या चाहिए 10⁻0.80। बताओ 6.3 लिख दें क्या? क्योंकि यहां से यहां के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? 3 ही वैल्यूज हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम 6.4 या 6.5। तो यहां पर क्या आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻5। नहीं आई समझ में बात? और क्या कर सकते हैं? क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है? कोई भी? ये तो है ही। अच्छा, जो वैल्यूज आपको याद है एंटी लॉग की, उनमें किसी तरह से जोड़ करके माइनस करके 0.8 लाया जा सकता है क्या? 0.7 प्लस 0.7 माइनस 0.6। नहीं, नहीं चमका। अरे पॉइंट कितना लाना है अपने को? तो 0.8 लाने के लिए क्या मैं इस 10⁻0.8 को लिख दूं 10⁻0.7 इंटू 10⁻0.7 डिवाइडेड बाय 10⁻0.6। लिख सकते हैं। 10⁻0.7 कितना? 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। 25 डिवाइडेड बाय 4। 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 6 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 6.25, 6.25 कह रहा हूं। तो अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही है बात? कौन सा वाला? ये तो बेटा आप ही जोड़ो बेटा। ये तो क्या है 0.7 और 0.7 कितना होता है 1.4। अच्छा, ये जरूरी नहीं सबके दिमाग में आए बेटा, है ना। एक क्लिक करना पड़ेगा। अगर वो वैल्यूज आपको बाय हार्ट है लॉग वाली वैल्यूज तो फिर चमकेगा। अदरवाइज ये वाला मेथड जो है वो बढ़िया है ना। तो आपको 0.6 लाना है, 0.8 लाना है। 0.8 कैसे कैसे लाया जा सकता है? और भी तरीके हैं क्या 0.8 लाने के? है ऐसे भी हो सकता है कि किसी के दिमाग में ये आए कि 10⁻0.9 इंटू 10⁻0.9 डिवाइडेड बाय 10⁻1। बोलो आ सकता है क्या? ये कितना है 1.8 और ये ऊपर आके -1। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलो और कोई वैल्यू आप बताओ। पॉजिटिव में ही, नेगेटिव वाला तो अब करेंगे। पॉजिटिव में ही कोई भी वैल्यू रैंडमली बताओ जिसका एंटीलॉग निकाला जाए, या जिसमें लग रहा है कि मुश्किल आएगी। अब जब आप थर्मोडायनामिक्स में भी सॉल्व करेंगे डेल्टा जी की वैल्यू से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जब आपको लॉग के या के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब भी एंटी लॉग यूज में आएगा। इस चैप्टर में तो आएगा ही आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी एंटी लॉग यूज में आएगा। तो इसीलिए हमें अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, अब ये तो किसकी बात हुई? पॉजिटिव वैल्यूज की, है ना। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव वैल्यूज के लिए एंटी लॉग निकाला जा सकता है क्या? पॉजिटिव वैल्यूज, सॉरी नेगेटिव वैल्यूज का लॉग तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इनके नेगेटिव वैल्यूज के लिए एंटी लॉग निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 0 से 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का लॉग क्या आता है, नेगेटिव। तो फिर उन नेगेटिव वैल्यूज का जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो वो वैल्यूज कहां से कहां के बीच में आएंगी, 0 से 1 के बीच में आएंगी, है ना। तो जैसे अब हमारे पास वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ -2.7। हमें पता है क्या करना है, एंटी लॉग लेना मतलब 10 की पावर में लिख देना, ठीक है। अब इसमें एक गलती तो ये करते हैं, 10⁻², सही है क्या, नहीं है, गलत है, क्योंकि पूरा माइनस में है ना, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। हमें किसकी वैल्यू पता है, 10⁻⁷ की, 10⁻⁻.7 की, 0.7 की। तो फिर आप क्या करें, इसको नीचे ले आए, 10⁻�0.7, और ये कितना आ जाएगा 5। तो 10⁻² डिवाइडेड बाय 5, जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लेंगे, सॉरी -2। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ, तो क्या ही बचा है, -5.5, -5.5। अब 10⁻⁻5, 10⁻⁻0.5, 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻�0.5। अब 0.5 का क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है। बताओ कहां तक वैल्यूज हमें, 10⁻0.48 का हमें पता है कितना है 3, और 10⁻0.60 का पता है कितना है 4, और 10⁻0.54 का पता है कितना है 3.5। इन दोनों के बीच में कहीं लाया कर रहा है क्या, और किसके पास है, 0.48 के पास या 0.54 के पास, 0.48 के पास। तो बताओ 3.2 लिख दे, बोलो। अगर ये किसके पास होता, 0.54 के पास होता तो क्या लिख देते, 3.3 लिख देते। बिल्कुल मिड में होता तो 3.25 लिख देते, लेकिन ये किसके पास है, 0.48 के पास, तो क्या लिख देंगे 3.2। तो ये डिवाइड में 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 3.2, सॉल्व करके आंसर दे देंगे। अरे ऑनलाइन वालों को विजिबल नहीं है क्या बेटा, फटाफट बताइए। बिल्कुल विजिबल है, ठीक है, चलो। हाँ, अब ये क्लियर हुआ, 10⁻⁻0.07 और 10⁻+0.07 सेम नहीं है। अरे बोलो है क्या, नहीं है। 10⁻0.7 इज 5, 10⁻⁻0.7 इज 1/5। ठीक है बात, कोई भी डाउट एंटी लॉग और लॉग से रिलेटेड, बढ़े आगे। ठीक है, तो फिर हेडिंग नोट करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अच्छा, तुम जब तक है ना, वो जो क्या लास्ट वाली क्या वैल्यू निकाली थी अभी अपन ने, 5.5, -5.5, तो वो क्या बनेगा, 10⁻⁻5 और 10⁻⁻0.5। उसको अभी अपन ने क्या किया, मिड वाली वैल्यूज निकाल के अप्रोक्सीमेट लिया, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखा उसकी। एग्जैक्ट मतलब 0.5 को कन्वर्ट करो जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उनसे।
क्या क्या वैल्यूज बनाई, पावर्स क्या क्या बनाई? बिल्कुल सही है। अभी आपके साथियों में से किसी ने सवाल पूछा है कि 10 की पावर्स का एंटी लॉग कैसे लेंगे, तो मतलब शायद ये मतलब हो सकता है कि 10 की पावर 2.5 है, इसका एंटी लॉग कैसे लेना है। तो बेटा ये खुद एक बहुत बड़ी वैल्यू है, और एंटी लॉग लेने का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंड करना। तो आपको पता है कि अगर आप 2 का एंटी लॉग लेते हैं तो 10 क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, 100 हो जाता है। अगर आप 10 का एंटी लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 10। और ये तो आपकी ऑलरेडी कितनी बड़ी वैल्यू है, 10 2.5, मतलब हम कह सकते हैं लगभग 100 से ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना। मतलब 100 से 1000 के बीच में ये वैल्यू आएगी, और इसका एंटी लॉग लेंगे बेटा तो किस में चला जाएगा, और लाखों में चला जाएगा, करोड़ों में पहुंच जाएगा। ऐसी वैल्यूज के एंटी लॉग की कभी जरूरत आपको नहीं पड़ रही है, और इसको पहले सॉल्व कर लो ना, अगर इसका एंटी लॉग लेने की बात है तो 10 2.5 को सॉल्व कर लो। 10 2 डिवाइड 10 2 इंटू 10 0.5, 10 2 और 0.5 कितना निकाला था अपन ने, 3.2। तो ये बेसिकली क्या है, 320। तो 320 का एंटी लॉग लेना चाह रहे हो तो आप लिख दो 10 3, 320 सॉल्व कर लो। इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली नहीं है, जिन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ रही है वो हम सीख रहे हैं। बाकी तो फिर एक वास्ट है, पूरा चैप्टर है मैथमेटिक्स में लॉगरिथम, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं। हाँ, निकाला तुम लोगों ने 0.5 का, निकल गया क्या? 10 अलग अलग निकाला हुआ सब लोगों ने, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 0.6, 10 0.6 डिवाइडेड बाय 10 0.7, ये क्या आ रहा है, 0.5। और क्या हो सकता है, 0.3 और नहीं सॉरी, 0.9, 10 0.9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 0.7 और 0.3। हाँ ये भी हो सकता है ना। तो कुछ भी तरीके हो सकते हैं, मेथड आपको बता दिया है, बाकी आगे सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करते हैं। तो बेटा हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। What is order of reaction? It is the sum of powers of concentration terms in the rate law expression. अब अगर उन सब का समेशन कितना आता है, 0, तो that reaction will be called as zero order reaction। तो सबसे पहले जो हम यहाँ बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहा गया है, मतलब हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन से जो हमें समझ में आया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर क्या मिल रहा है, 0, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 0 है, मतलब क्या R इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर 0 लिख सकते हैं। इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए रेस टू पावर 0 कितना होता है, 1, मतलब आर किसके इक्वल हो गया, के। और के क्या होता है, कांस्टेंट। के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कैटलिस्ट पे डिपेंडेंट है। तो क्या बताओ, ये एक ऐसी अलग ही टाइप की रिएक्शन हो गई क्या, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन कोई भी लो, कम लो या ज्यादा लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज आर इज इक्वल टू के। तो हम यहां कह सकते हैं, पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन अभी लिखना कुछ भी नहीं है, समझ लो, इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्स्टेंट, सॉरी बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बताओ ऐसा कह सकते हैं। और क्या कहा जा सकता है, क्या यहां पर आर और के की वैल्यूज सेम रहेंगी, बोलो।
अरे जब a रेज टू पावर 0 क्या हो गया है 1, तो फिर r और k क्या हो गया, सेम हो गया। क्या मैं कह सकता हूं r और k की यूनिट भी सेम रहेगी? बोलो। क्योंकि उसकी पावर कितनी है, 0 है। अगर आपने एक ही कॉन्सेंट्रेशन वन, हमने एक देखा था एग्जांपल, अगर हमने 1 मोलर लिया होता तो आर और के की यूनिट सेम नहीं होती, लेकिन यहां पर पावर क्या कर दी है, 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई है, वैनिश हो गई है, 1 हो गई है, यूनिट्स भी यहां पर गायब हो गई हैं। अगर ऐसा होता, ये पावर 1 होती और इसकी वैल्यू 1 ले लेते, तो भी आर और के क्या होते, बराबर होते, लेकिन यूनिट सेम नहीं होती। लेकिन अभी क्या है, ए रेस टू पावर क्या लिया हुआ है, 0, और 0 लिया है, मतलब ये टर्म वैनिश है। तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन is equal to rate constant of the reaction. Also units are same. तो यूनिट्स क्या हो सकती हैं फिर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर अगर एटमॉस्फेयर की टर्म्स में बात करें तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, अगर केवल मोल की टर्म्स में बात करें तो मोल पर सेकेंड। पर लीटर नहीं आएगा। बोलो भाई, ये कंफ्यूजन आता है यहाँ पे, सर ये मोल पर सेकंड यूनिट आई है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। इट इज ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। आप ऐसे मान के चलें कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे सिर्फ क्या लिया गया है, मोल्स। तो मोल मोलैरिटी होती तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अगर सिर्फ मोल्स हैं तो मोल पर सेकेंड। सो इट इज द यूनिट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। के की भी यूनिट और आर की भी यूनिट, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? H2 plus Cl2 gives 2HCl in presence of light, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। और NH3 का डिकम्पोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम ऑन हीटिंग क्या मिलेगा, N2 plus 3H2। और हम कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, और हम कह सकते हैं ऑल adsorption reactions at high pressure, all adsorption reactions at high pressure। ध्यान दें, ये एक पूरा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री में, एडजॉर्प्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, थ्योरेटिकल है, मजा आया होगा पढ़ने में। मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हम लोग ऐसे डर जाते हैं, ये तो थ्योरेटिकल है पूरा। इसमें हम देखते हैं बेटा कि इनिशियली फ्रॉन्टलेग आइसोथर्म सुना होगा ना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। इनिशियली हम ये एज्यूम करते हैं कि जो मान लो ये कोई सरफेस है, ये पूरी खाली है, फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन की रेट बढ़ रही है। लेकिन हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये अज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी सरफेस क्या हो गई है, कवर्ड हो गई है। और अब कितना भी प्रेशर आप बढ़ा लो, गैस के और जो एड्सॉर्बेंट है उनके बीच में क्या आ चुका है, प्रोडक्ट की लेयर आ चुकी है। अब कोई और नेट एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो आपकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो गई है, कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या हुआ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जबकि लो प्रेशर पे क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा। तो हम किस पे बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर पे। तो आप ये सोच के चलें कि जितनी भी एड्सॉर्प्शन रिएक्शंस या सरफेस पे होने वाली रिएक्शंस हैं, उनमें थोड़े टाइम बाद क्या होगा, दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में एक प्रोडक्ट की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, और उसके बाद में नेट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या नेट रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज आने वाला नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, यहां पर हमने ए रिएक्टेंट लिया है, एक रिएक्शन हम लिख देते हैं, बाद में समझ नहीं आएगा कि क्या बात थी। ए गिव्स प्रोडक्ट, इस तरह से हमने कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली जिसमें ए रिएक्टेंट है, और हमने लिख दिया आर इज इक्वल टू के ए। ठीक है, अब इधर देखें, हमने ली मान लो रिएक्शन में लिखा ए गिव्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है। अब इनिशियली मान लो हमने लिखा इसको ए और इसको लिखा 0, किस पे, टी इज इक्वल टू 0 पे। और कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद मान लो इसमें से कितना खत्म हुआ, एक्स, तो इसका कितना बनेगा, एक्स बनेगा। तो बेटा क्या इसे कहा जा सकता है
इनिशियल अमाउंट, और इसी को क्या लिख सकते हैं, ए नॉट, और इसी को ही ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या कहा जा सकता है, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर टी टाइम, और इसी को क्या लिखते हैं हम जनरली नोटेशन के लिए, एटी, या सी टी भी लिखा जा सकता है। सी रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर क्या हो गया, ए माइनस एक्स। और यहां पर क्या बोला जा सकता है, प्रोड्यूस्ड अमाउंट, दैट इज एक्स। प्रोड्यूस कितना हुआ, एक्स। अच्छा, एक्स को ही क्या लिख सकता हूं मैं, ए नॉट माइनस एटी लिख सकता हूं क्या। ए नॉट वॉज द इनिशियल, रिमेनिंग कितना है, 80, तो फिर खत्म कितना हुआ, एक्स, तो फिर बना कितना, एक्स। या फिर इसको ज्यादा बेटर रहेगा कि क्या लिख दिया जाए, कंज्यूम, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कुछ भी हो सकती है, तो ज्यादा बेटर क्या रहेगा, इसको क्या लिख दें, कंज्यूम्ड अमाउंट इन टी टाइम। कितना हुआ, एक्स, पहले कितना था, ए नॉट, बचा कितना, 80, खत्म कितना हुआ, ए नॉट माइनस 80। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, किसी भी तरीके का, लिख ले फटाफट से। आर की यूनिट क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आएगी, के बाद में बराबर करेंगे। पहले बताओ, आर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आएगी। अगर आपसे कहा जाए कि 6 मोल खत्म हो गए आपके 3 सेकंड में, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, 6/3, that is equal to 2 mole per second. That will be the rate of reaction. That will be equal to K, because here R is equal to K.
क्योंकि ए की पावर तो 0 हो गई ना बेटा, ये तो गायब हो गया। तो के की यूनिट और वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आर के इक्वल। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ मोल बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेकर, कई बार आपको मोल दे दिए जाते हैं, यहाँ पर मोल भी रखते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या आएगी यूनिट, मोल पर सेकेंड, है ना। मोलैरिटी के केस में मोल पर लीटर पर सेकेंड, प्रेशर के केस में एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, है ना। बैठो, और कोई डाउट? हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, एंड कौन सी कॉम्प्लेक्स होंगी हमेशा, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसे कॉमन नहीं है, फिर भी बेटा रेयर है, होगी, आसान है, इसलिए हमारे सिलेबस में दे दी गई है, पढ़नी पड़ रही है हम लोग को। चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट, और बहुत आसान है बेटा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन अगर मिलता है तो खुश हो जाना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इजी लेवल की काइनेटिक्स होती है। देखो, ये रिएक्शन हमें गिवन है, अब यहां से ये रिएक्शन हमने लिखी, ए गिव्स प्रोडक्ट, ध्यान देंगे इधर। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिखा, आर इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर 0, और क्या इसी को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ डी ए ओवर डी टी, बोलो। तो बेटा ये जो लिखा है ना हमने, माइनस ऑफ डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर 0, इसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। वो तो हमने पहले लिखा था, वो क्या है, रेट लॉ, और ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे बेटा, ए रेस टू पावर 0 तो क्या हो जाता है, 1, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के डी टी, माइनस को उधर ले जाए हम लोग, तो इसको लिख देंगे डी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। अब हमें पता है कि माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हमें तो क्या करना है, किसी टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो कहां से कहां तक मान लिया हमने, 0 से टी टाइम तक मान रहे हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये डी ए कहां से कहां तक, 0 से टी तक, ये माइनस ऑफ के बाहर ले लिया, ये डी टी कहां से कहां तक, 0 से टी तक। अच्छा बताओ, पहले वाला क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और उसके लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 से टी, तो हमने लिख दिया इसको, ये मिला ए कहां से कहां तक, 0 से टी, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के टी। लिमिट्स पुट कर दें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए टी माइनस ए 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, और इसी को लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब ध्यान दें, सर ये जरूरत क्या है इसकी, जरूरत ये है रेट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए। टी टाइम यहां पर क्या लिया हुआ है, इंटरवल लिया हुआ है, तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि 0 से 30 सेकेंड्स के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन इतनी थी, या 0 पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी और 30 सेकेंड बाद इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी, और किसी तरीके से ये पता लग जाए कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगले 30 टू 60 सेकेंड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, या 60 सेकेंड के बाद में कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, ऐसा आप पता लगा सकते हैं। अभी तक हमें क्या पता लग सकता था, केवल कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, इतने टाइम बाद इतनी बची, तो हमने क्या निकाल दिया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दी इन द गिवन टाइम इंटरवल। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल पता है, 30 सेकंड बाद पता है, तो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता लग गया, तो हम ये भी बता सकते हैं कि 60 सेकंड बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, 90 सेकंड बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, और इस पूरी रिएक्शन को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का फायदा और डिफरेंस, जो हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में पढ़ा और ये जो पढ़ रहे हैं उसमें। कोई डाउट कंफ्यूजन किसी तरीके का? चलो अब बेटा क्या इसको ये भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू के टी लिखा जा सकता है क्या, ए नॉट इज द इनिशियल, ए टी इज रिमेनिंग,
तो ए नॉट माइनस ए टी इज कंज्यूम्ड अमाउंट, तो एक्स इज इक्वल टू के टी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है इसके लिए? और अगर मान लो आप यहां पर बात करें, ग्राफ की बात कर ले मान लो, तो किस किस में ग्राफ बन सकता है? एक्स और टी में। और ग्राफ बन सकता है किसका? रेट ऑफ रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेशन। तो एक ग्राफ मान लो हम यहां ड्रॉ करके देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। बताओ, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन विल कांस्टेंट, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर एटी, दैट इज, बोला करूं बेटा, एटी क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करें तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा? इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ध्यान दे, ग्राफ हमेशा क्या बनता है? y वर्सेस x। ये 80 वर्सेस t ग्राफ बना रहे हैं, तो y की जगह पे क्या आना चाहिए? 80। और यहां पर कहीं m के मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए? t आना चाहिए। बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है? इधर 80 लाना है तो ये इस तरफ लिख दिया हमने 80। अगर 80 के इक्वल करेंगे तो बताओ ये उधर जाके माइनस ऑफ के टी बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा? ए नॉट। ये कहां प्लॉट होगा? ध्यान दें, सुन लें सभी लोग, ये कहां प्लॉट होगा? वाई एक्सिस पे। ये क्या है? स्लोप। ये कहां प्लॉट होगा? एक्स एक्सिस पे। और ये क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब जहां से ग्राफ शुरू होता है। बताओ यहां इंटरसेप्ट क्या है? ए नॉट। ए नॉट को कहां ले? यहां ओरिजिन पे ले, या कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू लेनी पड़ेगी? कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो ली होगी आपने। तो हमने यहां पर मान लो कहा कि ये क्या है? दिस पॉइंट इज ए नॉट। अब बताओ, अब ये तो इंटरसेप्ट, ये तो हमने इंटरसेप्ट ले लिया। स्लोप को देखो और बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, स्लोप वेरिएबल है कि कांस्टेंट? मतलब डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ बनाएंगे और इसका स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के। किसका? 80 वर्सेस टी का। 80 वर्सेस टी। और अगर x वर्सेस टी ग्राफ बनाएंगे तो अब x वर्सेस टी में इसको भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लो। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से शुरू होगा। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। कांस्टेंट की वेरिएबल, मतलब पॉजिटिव से शुरू, जीरो से शुरू होगा, पॉजिटिव स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग कर्व हमें मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये वाला बना लें, फिर आगे वाले ग्राफ्स बनाते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है बेटा, है इंटीग्रेटेड एंड दिस इज डिफरेंशियल। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, फिर घूम के भी आना है। बैठे हुए धीरे धीरे लिखते रहते हो तुम लोग।
लिख लिए क्या? बढ़े आगे। चलो, अच्छा, x इज इक्वल टू के टी का ग्राफ बनाया जाए तो क्या इसको +0 लिख दें? तो ये y, अभी कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, y एक्सिस है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये y एक्सिस पे क्या ड्रॉ होगा? x, x एक्सिस पे क्या ड्रॉ होगा? t, इंटरसेप्ट क्या आएगा? 0, और स्लोप कितना है? k। तो इस तरह से अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, छोटा सा ही बना लेते हैं, ये x इधर और इधर t, शुरू यहां से होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग मिलेगा, और इसका स्लोप क्या आ जाएगा? के। ये पूछे जाते हैं बेटा क्वेश्चन, दिखने में आसान लग रहे हैं ये, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर उन कितने सारे ग्राफ हो जाएंगे, और फिर आपसे कहीं एक सवाल पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द स्लो ऑफ एटी वर्सेस टी ग्राफ इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन? के माइनस के वन बाय के माइनस वन बाय के माइनस ऑफ के, ये बनाया था हमने, ये रहा एटी वर्सेस टी ग्राफ। व्हाट इज एक्स वर्सेस टी, या कंज्यूम्ड कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम विद रेस्पेक्ट ग्राफ, स्लोप क्या होगा उसका? उसका स्लोप के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, और इसको हम लिखते हैं टी 1/2 भी लिखा जा सकता है, और टी 50% भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है। कौन बताएगा हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, बैठो। और कोई वर्जन? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। देख बेटा, दो तरह से हम जब अभी तो बात कर रहे हैं, पर जब क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ एक कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है कि हाफ लाइफ टाइम का मतलब आधा बच गया, है ना, हमारा आधा जीवन, अर्ध आयु हाफ लाइफ को बोला जाता है। तो जैसे हमारी हाफ लाइफ क्या है, मतलब कितना और बचा है, ऐसा भी दिमाग में आ सकता है, लेकिन 50% के केस में इस तरह की गलती करेंगे तो चलेगा, क्योंकि खत्म भी आधा हुआ है, बचा भी आधा है, तो अल्टीमेटली आप बात तो भले ही दिमाग में कॉन्सेप्ट गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप वो सही हो रही है बात। वही वाली बात, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो फिर हम T 25%, T 75%, T 87.5%, T 90%, T 99.9%, इनमें नहीं उलझेंगे फिर। तो आपको ये ध्यान रखना है, टाइम टेकन टू कंज्यूम हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हमें ये पता लगाना है कि कितना टाइम लगेगा इनिशियल का हाफ कंज्यूम कर लेने में। T 70% का मतलब 70% कंप्लीट करने में, T 50% का मतलब 50% कंप्लीट करने में। हमें देखना कितना कंप्लीट कर लिया, बचा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पता ही नहीं कितना बचा। फिलोसॉफिकल बन जाएंगे ऐसे टाइम पे, हमें क्या पता हमारी कितनी लाइफ के दिन बचे। 50%, T 50% मतलब 50% कंप्लीट कर लिया, 70 मतलब 70% कंप्लीट कर लिया, T 25 मतलब 25% कंप्लीट कर लिया। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या बोला हमने? द टाइम टेकन टू कंज्यूम half of the initial amount of or concentration और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान दें, अगर आप टी हाफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आसान है, अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। एट हाफ लाइफ टाइम, जब आपका हाफ लाइफ टाइम हो गया है तो टी को क्या लिख पाएंगे आप? टी हाफ। ए नॉट, जो शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन थी उसको तो आप बदल नहीं सकते, बताओ इसको बदल सकते हैं क्या? इनिशियल तो वही रहेगा। हाँ, अब बचा जो है, रिमेनिंग जो है, मतलब जो 80 है,
वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल के हाफ के इक्वल। भाई इनिशियल कितना था ए नॉट, कंज्यूम कितना हो गया ए नॉट बाय 2, तो बचा कितना ए नॉट बाय 2। नहीं समझे बात को? तो ये ए नॉट बाय 2 क्या हो गया, रिमेनिंग। अब ये उठा के जो हमने अभी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बनाया था उसमें रख देंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे, दैट इज ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अब के तो कांस्टेंट ही रहेगा, टी की जगह पे क्या रख दें, टी हाफ रख दें, तो ए नॉट वही रहेगा, और ए टी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, ए नॉट बाय 2 रखना पड़ेगा। यहां से जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बताओ टी हाफ कितना हो गया, ए नॉट divided by 2k. This is the expression to determine half life of the zero order reaction. ये तो मैंने हाफ लाइफ निकाल दी बेटा। अब आपको निकालना है T3/4 का एक्सप्रेशन क्या आएगा। ये बाद में लिखना, अपनी अपनी रफ कॉपी में निकाल के बताएं T3/4 का एक्सप्रेशन क्या आएगा और T1/4 का एक्सप्रेशन क्या आएगा। 3a0/4 एंड 3a0/4 के और a0/4 के। कैसे, T3/4 मतलब 3/4 खत्म, बचा कितना a0/4 बच गया। एक्सप्रेशन में डायरेक्ट लिखेंगे के T3/4 इज इक्वल टू इनिशियल तो a0 है, बचा कितना a0/4 बचा क्या, तो हमने यहां पर लिख दिया a0/4। ये माइनस होके कितना बचेगा 3a0/4 और के नीचे आ जाएगा, तो T3/4 इज इक्वल टू 3a0/4k। ये पता लग गया अपने को। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे T1/4 तो बताओ के T1/4 इज इक्वल टू a0 एज इट इज रहेगा, रिमेनिंग कितना आ जाएगा 3a0/4। तो यहां पर हम लिख देंगे 3a0/4 और यहां से T1/4 इज इक्वल टू सीधा क्या लिख दें a0/4k, माइनस करने पर यही मिलेगा, ये T1/4 लिख दिया। अगर T1/8 निकालना हो तो a0/8k, T1/16 a0/16k, T15/16 15 a0/16k। आसान है। तो इस तरह से किसी भी ऑर्डर का जीरो ऑर्डर में किसी भी परसेंटेज या किसी भी फ्रैक्शन को निकाला जा सकता है। अच्छा ये कितना परसेंट निकाला हमने, 75% कंप्लीशन। ये कितना परसेंट निकाला 25% कंप्लीशन। तो आप 25% निकालना भी सीख गए, 75%, इवन 60% निकालना भी कहेगा तो भी निकाल लेंगे। 60% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, वैसे पॉइंट्स में बता दो 0.6। 60% को क्या लिखेंगे 0.6, है ना, वो भी कर दे, है ना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, लिखो इतना लिखो फिर आगे बढ़ दो।
यहां तक की बात समझ में आ गई? टी 3/4 मतलब 3/4 खत्म हो गया, बचा कितना? 1/4। वो कैसे पता लगाया? A0 माइनस 3A0/4, ये बच गया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम बात कर ले, मान लो आपको कह दिया जाए फाइंड टी 60%, है ना। अब हमें पता है कि इनिशियल तो A0 है ना, ये इनिशियल। और 80 को क्या लिख सकते हैं बताओ? A0 में से कितना खत्म हो गया? 0.6 A0 खत्म हो गया, मतलब बचा कितना? 0.4 A0 बचा। और के टी 60% इज इक्वल टू A0 वही है, माइनस बचा कितना है? 0.4 A0 बचा है। कितना आ जाएगा? 0.6 A0 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू टी 60%। 60% खत्म हुआ मतलब कितना फ्रैक्शन खत्म हो गया? 0.6। 50% फ्रैक्शन खत्म हो गया मतलब कितना खत्म हो गया? 0.5। और 0.5 को 1/2 लिख देते हैं, इसलिए आसान हो जाता है सब्ट्रैक्ट करना। पॉइंट्स की टर्म्स में भी आसान ही है। अच्छा, फटाफट से टी कंप्लीशन निकाल के दिखाओ। टी कंप्लीशन, टी 100% का एक्सप्रेशन क्या आएगा? रटा हुआ है, ए नॉट बाय के। टी 100%, टी 100% पे टी तो टी 100% लिख ही देंगे। और इनिशियल क्या लेंगे? A0 ही रहेगा। और फाइनल 0 हो जाएगा क्या? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन या एटी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? 0। तो फॉर्मूला क्या है? A0 माइनस एटी इज इक्वल टू के टी। तो अगर हमें टी 100% निकालना है या टी कंप्लीशन निकालना है, कितना आ जाएगा बताओ? ये तो A0 ही रहेगा, ये 0 हो गया, और के डिवाइड में क्या मिलेगा? A0 डिवाइडेड बाय के। अब दो मजेदार चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं तीन, और ये ही इस जीरो ऑर्डर का निचोड़ है। और यहीं से हमें ये काइनेटिक्स अच्छे से समझनी है जीरो ऑर्डर की। ध्यान दें, पहली बात हमने देखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और दूसरा, हाफ लाइफ टाइम is directly proportional to concentration of reactant. Also, जब हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल है तो कंप्लीशन टाइम भी प्रोपोर्शनल है। कंप्लीशन टाइम is directly proportional concentration, और कौन सी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान दें बेटा, किस तरह का काइनेटिक्स हुआ? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कोई मतलब नहीं है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, जबकि हाफ लाइफ टाइम जो है, आधा खत्म होने में जो लगने वाला टाइम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ऑल्सो कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटी कार है आपके पास, बचपन में खेलते होंगे, अब तो बंद कर दिया होगा। बोलो, अभी भी खेलते होंगे, कोई बात नहीं, सबका पर्सनल मैटर है। तो छोटी वाली कार होती है बेटा, खिलौने वाली कार होती है, और मान लो बैटरी पावर्ड है, और कांस्टेंट स्पीड से वो चलती है ना। अब अगर आपने उसके सामने जो ट्रैक बनाया है वो 10 मीटर का बनाया है, उसके सामने जो ट्रैक बनाया है वो 100 मीटर का बनाया है, या उसके सामने जो ट्रैक बनाया है वो 1000 मीटर का बनाया है, तो क्या उस कार के चलने की स्पीड पे किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 10 मीटर का ट्रैक है तो भी वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी, 100 है तो भी कांस्टेंट से, 1000 है तो भी कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन
हाफ लाइफ टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि अगर आपने ट्रैक 10 मीटर का लिया है, 5 मीटर कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम ढूंढोगे। अगर आपने ट्रैक 100 मीटर का लिया है, 50 मीटर कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम ढूंढोगे। और अगर आपने ट्रैक 1000 मीटर का लिया है तो 500 मीटर कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम ढूंढोगे। बताओ क्या तीनों टाइम सेम होंगे कि अलग अलग? डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ कितनी आपने ली है। समझ रहे हैं बात को? मान लो, वैसे इतने परफेक्ट लोग होते नहीं है, मान लो कोई हमने देखा कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो कांस्टेंट रेट से खाना खाता है, पर 5 मिनट 1 चपाती, बिल्कुल एब्सोल्यूट टाइम है, 5 मिनट लगेंगे एक चपाती कंप्लीट करने में। कांस्टेंट रेट से च्यूइंग है, कांस्टेंट रेट से डाइजेशन है, सब सब सिस्टमेटिक चल रहा है। अब अगर उसके सामने 20 रोटी रखी है, कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम 100 मिनट्स। और अगर 50 रख देंगे तो क्या खाने की स्पीड बढ़ गई है क्या उसकी? नहीं, उतनी ही है, लेकिन अब टाइम कितना लगेगा? 150 मिनट्स लगेंगे। अब ध्यान दें, 20 चपाती जब आपने रखी है तो आपका इनिशियल अमाउंट कितना हो गया? 20। हाफ कंप्लीट होने में, 10 खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है? 50 मिनट्स का। अगर आपने इनिशियल 100 रखा है तो कंप्लीट होने में, टोटल कंप्लीट होने में 500 मिनट लग रहे हैं, लेकिन 50 खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? बताओ। जैसे जैसे आप इनिशियल अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हाफ लाइफ टाइम भी बदलता जा रहा है। आपकी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट है, ए से बी के कन्वर्जन की रेट क्या है? कांस्टेंट है। और मान लो कांस्टेंट कितनी है? 1 मोल पर सेकंड है, 1 मोल पर सेकंड कंजम्पशन हो रहा है। अगर आपने इनिशियल अमाउंट कितना ले लिया? 10 मोल, कंप्लीशन टाइम क्या रहेगा? 10 सेकेंड। हाफ लाइफ टाइम क्या रहेगा? 5 सेकेंड्स। ये तो पहला केस, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10 मोल। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 मोल ले ली है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट, कंप्लीशन टाइम 20 सेकेंड, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है। अब इस तरह की काइनेटिक्स में डायरेक्ट यूज कैसे होगा? किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में, 50% कंप्लीट होने में 20 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 100% कंप्लीट होने में डबल, 40 मिनट्स का टाइम, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 20, तो अगला 50% भी कितने मिनट्स में कंप्लीट होगा? 20 में। अगर 75% कंप्लीट होने में 75 मिनट्स लग रहे हैं तो 100% में 100 मिनट्स। क्लियर है बात इतनी? तो ये इस तरह का काइनेटिक्स है, बहुत ही आसान है। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बस ये याद रखना है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, या फिर एक्स इज इक्वल टू के टी। इसमें क्या रिलेशन है इन दोनों में? टी हाफ में और टी कंप्लीशन में। डबल का दिख रहा है क्या? तो हम कह सकते हैं टी हाफ ये है और टी कंप्लीशन ये है, तो टी 100% इज इक्वल टू डबल ऑफ टी 50% या टी हाफ। समझ में आ गई इतनी बात? फटाफट लिख दें। लिखा सब लोगों ने?
कोई डाउट यहां तक किसी भी तरीके का? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में उल्टा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बट हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद में लिखिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा R इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर 1, या फिर क्या लिखा जा सकता है माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर 1। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। और हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1, है ना? तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पावर 2 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन किसके? पावर 1 के। ठीक है। हाँ, एक चीज जो यहां पर बताना चाह रहा था मैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट के लिए पावर 1 मिले। हो सकता है दो रिएक्टेंट हो, एक के लिए हाफ दूसरे के लिए भी हाफ। हो सकता है एक के लिए 3 एक के लिए -2। हो सकता है एक के लिए 2 एक के लिए -1। लेकिन हमें इस तरह के संकट में नहीं डाला गया है। हमारे सिलेबस में जो पार्ट है जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ ये है कि एक ही रिएक्टेंट है और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। दैट्स इट, है ना? क्योंकि मल्टीपल केसेस बन सकते हैं बेटा, काफी सारी वैल्यूज है जिनका एडिशन क्या आ सकता है? 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या कहलाएगी? 1। लेकिन हमें क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 विद रेस्पेक्ट टू एनी वन रिएक्टेंट। उसी की बात करनी है, जो भी रिएक्टेंट है एक ही होना चाहिए और उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए? 1। वो केस हम यहां पर देख रहे हैं। अच्छा, यहां पर भी क्या कह सकते हैं हम? यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगी? टाइम इनवर्स, या फिर बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स, या जो भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आर की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, या कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट टाइम इनवर्स, और ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट डिवाइड में जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट कैंसल आउट होगी, या प्रेशर से प्रेशर की यूनिट कैंसल आउट होगी। केवल और केवल क्या मिलेगा? टाइम इनवर्स मिलेगा। और यहां रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं, इसके लिए मान लो हमने लिखा डी ए ओवर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरह की? इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी ए ओवर ए, कहां से कहां तक? 0 से टी तक। और इधर भी माइनस के, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? 0 से टी तक। ये क्या होता है बेटा? एल एन ए। एल एन ए है ना, या लॉग बेस क्या आएगा? ई। तो ये मिलेगा हमें एल एन ए। लिमिट क्या है? 0 से टी, और इधर क्या जाएगा? माइनस ऑफ के टी। अब यहां पर क्या कर देंगे? लिमिट्स पुट कर देंगे, एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, माइनस कर दिया हमने, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। इस माइनस को इधर ले आए, क्या मिलेगा? एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी। तो एक तो एक्सप्रेशन हमें ये मिल गया, किसके लिए? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना? अच्छा, इसके अलावा बताओ, इसको सॉल्व कर लें अगर यहीं पे, तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू क्या? के टी लिखा जा सकता है।
बोलो। दोनों तरफ क्या ले लें, एंटी लॉग ले लिया जाए। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे मतलब ई की पावर में लिख देंगे, और ई की पावर ln x क्या होता है, x। तो हमें सीधा क्या मिल जाएगा इस तरफ, ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। और इधर एंटी लॉग लेंगे मतलब ई की पावर में लिख देंगे, ई की पावर में क्या लिखा हमने, के टी। ठीक है। अच्छा, यहां से अगर आप ए टी निकालना चाहते हैं तो बताओ, ए टी इधर चला जाएगा, ई रेस टू पावर के टी इधर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ए नॉट डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर के टी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस ऑफ के टी। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो डायरेक्टली ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको 3-4 फॉर्मेट में दे देगा, ln की फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। एक्सपोनेंट की फॉर्म में 3-4 तरीके बता दिए। यहां पर गलती कर दी, ए नॉट लिख दिया, यहां पर एटी लिख दिया, या फिर ऐसे ही लिख दिया, यहां पर प्लस के टी लिख दिया। तो आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि एटी किसके इक्वल है, ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी के इक्वल। ठीक है, तो एक तो एक्सप्रेशन इधर से मिला। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता है, पहले तो हमने, या सॉरी, इस एक्सप्रेशन को यहां से लिख देते हैं। मान लो हमने इसको क्या लिखा, लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाय 2.303। बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? ज्यादा डायरेक्ट हो गया क्या है? कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल। लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी इज इक्वल टू के टी। बताओ अब सही है? अब इस 2.303 को नीचे ले जाया जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, के टी डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर इसी को आप एक्सचेंज करके टी की फॉर्म में या के की फॉर्म में लिख दें तो इट इज 2.303 डिवाइडेड बाय, सॉरी, टी लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है। ये केवल डिस्प्ले पर्पस के लिए, ये भी डिस्प्ले पर्पस के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा ये यूज में आएगा। बात वही है, सारी बात, सारी कहानी कहां से शुरू हुई है, यहां से। इसी को अगर अपन ने इसी ln की फॉर्म में रखते हुए एक्सपोनेंट ले लिया तो ये बन गया, और अगर ln को log में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया। ठीक है यहां तक? अब यहां से एक और चीज निकालते हैं, लेकिन पहले इसको लिख दो। लिखते जाएं और दिमाग में सोचते जाएं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अभी सर डेफिनेशन पूछेंगे, बतानी पड़ेगी। अलग से कोई टॉपिक शुरू नहीं किया हमने। फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शंस में ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखा जाता है वो पता लगाना चाह रहे हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, वो निकालने का क्या तरीका होता है, दैट इज कंज्यूम्ड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, कंज्यूम्ड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। कंज्यूम्ड अमाउंट कितना रहेगा ए नॉट और एटी की फॉर्म में बताओ, कंज्यूम्ड अमाउंट कितना रहेगा ए नॉट और एटी की फॉर्म में, ए नॉट माइनस एटी, वेरी गुड। तो हमने लिखा ए नॉट माइनस एटी, दिस इज कंज्यूम्ड अमाउंट। ये इनिशियल था, ये बच गया, मतलब ए नॉट माइनस एटी खत्म हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, ए नॉट, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। बात यही नहीं है, आपको किसकी टर्म्स में देना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर करना है। तो बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, ए टी डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी होता है क्या, अरे बोलो भाई, यहां से ही लिखा है हमने ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी। अच्छा बताओ दोनों तरफ वन में से सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा इसकी सेहत पे, उधर भी वन में से माइनस कर दिया, इधर भी वन में से माइनस कर दिया, कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस से माइनस प्लस बन जाता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये मत कहते ना फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों कर रहे हैं, ए टी डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल टू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी, ऐसा करने से फर्क पड़ रहा है, हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। इधर क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय ए नॉट, और इधर क्या आ गया, वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन, what is the degree of dissociation in first order reaction, so that is 1 minus e raised to power minus kt, where k is the rate constant, e is the time. बताएं, एटी वर्सेस टी ग्राफ बनाना है, कौन सा एक्सप्रेशन काम में लेंगे, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी, ई रेज टू पावर माइनस के टी में ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो बताओ जैसे 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 टाइम बढ़ेगा टी बढ़ेगा, के तो कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव में और बड़ी होती जाएगी, तो उसको सॉल्व करने पर और छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू से ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये वैल्यू वन से छोटी आती, तो ये छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता रहेगा और ए टी टाइम के साथ साथ कम होता रहेगा, और ये ई की पावर में है, इसलिए क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता रहेगा। और शुरू कहां से होगा, कोई ना कोई तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली होगी हमने, और यहां से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। इस तरह के ग्राफ में समझे बेटा, मतलब छोटी छोटी चीजें लेकिन दिमाग में बैठ जाती हैं अगर हम ढंग से समझ लें। इस तरह का ग्राफ क्या बताता है, इस तरह का ग्राफ बताता है कि शुरुआत में जब आपने छोटे टाइम इंटरवल, इनिशियल टाइम इंटरवल के लिए बात की, तो बताओ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तेजी से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो रही है क्या, देखो यहां से यहां के लिए देख लो, यहां पे जाएंगे इधर तो चेंज कितना आया, इतना बड़ा, फिर इतने ही टाइम के लिए और आगे गए तो जो चेंज आया वो पहले से कम हो गया, इतने ही टाइम के लिए और आगे जाएंगे चेंज और कम हो गया, थोड़ा और आगे जाएंगे चेंज और कम हो गया, और इस तरह से ये जो चेंज है ये कम होता चला जाता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन कीप्स
डिक्रीजिंग बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, सॉरी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होती चली जा रही है। क्लियर है क्या? बताओ अब ये जो लाइन है, क्या इसको किसी फाइनाइट टाइम पे एक्स एक्सिस से मिला दें? अच्छा, ये लाइन एक्स एक्सिस पे मिलने का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? जीरो। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो, रिएक्शन खत्म। क्या ये फाइनाइट टाइम पे मिला दें इसको? नहीं मिला सकते। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये कहां जाएगी? इनफाइनाइट पे जाएगी। अभी देखेंगे ऐसा क्या होता है इसमें कि इसको नहीं टच किया जा सकता है यहां पर, है ना। दूसरी बात कर दें, मान लो हमने एक्सप्रेशन कौन सा लिया था? ये वाला, के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस ए टी। ठीक है, ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, सॉरी। और इसको क्या लिख सकते हैं? के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए टी। बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या? और इस लॉग ए टी को इधर ले आऊं, ये के टी उधर चला जाए और प्लस क्या बन जाए? लॉग ए नॉट। ऐसा लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते? नहीं, ये याद है ये वाला? याद है ये तो अभी भी निकाला था कुछ देर पहले ही। नहीं? अरे भूल गए क्या तुम लोग? तुम तो नेक्स्ट लेवल हो रहे हो। गजनी 15 मिनट में भूलता था, 15 नहीं हुए अपन लोग को। लॉग ए नॉट माइनस ए टी। और हमने क्या किया? इसको उठा के इधर ले आए, के टी को यहां ले आए। इसको उधर ले गए तो ये पॉजिटिव में आया, ये इधर आया तो माइनस ऑफ के टी प्लस लॉग ए नॉट। ऐसा क्यों किया? बिकॉज जैसे हमने ए टी वर्सेस टी बनाया था, वैसे ही हम अब की बार बनाना चाह रहे हैं लॉग ए टी वर्सेस टी ग्राफ। और हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इससे लेना है वाई एक्सिस पे और इसको लेना है टी को एक्स एक्सिस पे, और स्लोप क्या आ जाएगा? लॉग ए नॉट। बताओ शुरू कहां से कर दें? कहीं से भी। मान लो ये ले लिया हमने, दिस इज लॉग ए नॉट, ये वैल्यू लॉग ए नॉट है। ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। स्लोप इज कांस्टेंट और वेरिएबल? कांस्टेंट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, डिक्रीजिंग। अब बताओ मुझे, ये जो लाइन है, ध्यान से, है ना, कोई हड़बड़ाहट नहीं और तुक्के नहीं कि बिल्कुल भी। ये जो लाइन है, क्या इसको मैं अब की बार एक्स एक्सिस पे मिला सकता हूं? अच्छा, मैं इसके साथ एक स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूं समझने के लिए, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन को जीरो होने में लगने वाला टाइम इनफाइनाइट है। क्या इस लॉगरिथम वाले ग्राफ में, शब्दों को पकड़ना, क्या यहां लॉगरिथम वाले ग्राफ में इसको एक्स एक्सिस पे मिलाया जा सकता है? बहुत खराब हालत है। अरे लॉग वन क्या होता है? और किसने कहा वन नहीं हो सकती कॉन्सेंट्रेशन? अरे वन तो हो सकती है। वन मोल से शुरू नहीं कर सकते क्या? हमें क्या नहीं होने देना है? जीरो नहीं होने देना है। अरे तो कोई पाप थोड़ी हो रहा है बेटा जब ये यहां टच हो रहा है तो। पाप कब होगा? जब ए टी क्या हो जाए? जीरो। क्या यहां ए टी जीरो हो रहा है क्या? कौन जीरो हो रहा है? लॉग ए टी जीरो हो रहा है। लॉग ए टी कब जीरो होता है? जब एटी कितना हो? वन। वन मोलर तो बच सकती है, इट इज द फाइनाइट वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर ये ग्राफ जब टच कर रहा है तो कौन जीरो हो रहा है? लॉग एटी। एटी जीरो नहीं हो रहा। एटी को हम जीरो नहीं कर सकते फाइनाइट टाइम पे। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? लॉग एटी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एटी इज इक्वल टू वन, एंड इट इज पॉसिबल। इसीलिए इस ग्राफ को यहां पर आप मिला सकते हैं। अगेन एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, चार ग्राफ दे दिए आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए,
दो तीन तो आड़े टेढ़े दे दिए, एक ऐसा दे दिया और एक टच नहीं करता हुआ दे दिया, और आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, टच करने वाला इनकरेक्ट नहीं है, कोई और इनकरेक्ट मिलेगा आपको, पक्की बात है। हाँ, ये टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये 80 को जीरो कर रहा है सीधा, ये किसको जीरो कर रहा है, लॉग 80 को जीरो कर रहा है। समझ में आ रही है बात, इतनी लिखेंगे फटाफट बना लेंगे जरा। अच्छा, ये जो ग्राफ बनाया है इसमें अगर देखें तो बेटा हमने 2.303 को इन्वॉल्व किया क्या, नहीं किया। मतलब आप क्या कर दें, या तो फिर यहाँ पर ई लगा दें, तो लॉग बेस ई लिख दें यहाँ पर सबके लिए, है ना, और उसके बाद में यहाँ पर भी लॉग ई लगा दें और यहाँ पर भी लॉग ई लगा दें, तो ये लॉग ई है ना। अब ज्यादा बेटर क्या रहेगा, हम क्या बेस बनाए यहाँ पर 10, तो उसके लिए ध्यान दें यहाँ पर 2.303 भी शामिल करना जरूरी है। तुम लोग को तो कुछ नहीं पता है, सब मेरे को ही करना रहेगा बेटा इधर, है ना। किसी को भी नहीं दिखा 2.303 गायब है यहाँ से, तो ये स्लोप क्या आ जाएगा इसका, इसको भी फिर 10 ही बना लेंगे, है ना। और स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, अगेन इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। हम्म। और अगर एल की फॉर्म में बनाएंगे तो स्लोप क्या आएगा, ln 80, अगर ln 80 वर्सेस टी बनाएंगे तो स्लोप क्या आएगा, तो फिर माइनस के आएगा। अगर log 80 वर्सेस टी बनाएंगे तो स्लोप क्या आएगा, माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है ना। किधर, ln a में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2.303 से, वो भी टच करेगा, है ना। नेगेटिव, बस उसमें, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर रहा है बेटा, तो ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो बदलता जा रहा है। जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे ई की पावर बदलती जाएगी, ई की पावर नेगेटिव में इंक्रीज होती जाएगी, तो फिर ये वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी, तो जो चेंज आ रहा है वो चेंज बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए स्लोप के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, स्लोप के लिए log 80 वर्सेस टी में बात करेंगे, ln 80 वर्सेस टी में बात करेंगे। वो तो क्या बनाया अपन ने, 80 वर्सेस टी ग्राफ, तीन ग्राफ हो गए अपने बेसिकली, है ना। तीसरा भी अभी बना देते हैं। तो हम यहां पर अगर ln 80 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस के टी प्लस ln a0, और यहां पर भी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इसका जो ग्राफ बनेगा ln 80 वर्सेस टी ग्राफ जब बनाएंगे, तो अगेन यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज ln a0, और ये ग्राफ मिलेगा डिक्रीजिंग, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के। तीनों एक्सप्रेशंस या जो भी फर्स्ट ऑर्डर तक के जो एक्सप्रेशंस अपन ने देखे और जीरो ऑर्डर के जो देखे, इनको पढ़ के आना, समझ के आना, खुद से एक बार सॉल्व कर लेना, लिख लेना, क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक तो पहले अपन ने पढ़ ली है, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन वाला, उस पर एक क्वेश्चन बनता है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बनता ही बनता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लेना है। बहुत आसान है अगर ये एक्सप्रेशन अपन ने याद कर लिए, समझ लिए तो, है ना। और ग्राफ्स को एक बार हम फिर से देख लेंगे, समझ के आना घर पे एक बार पहले, लेकिन, है ना, ठीक है। तो उस लास्ट वाले में टच करेगा कि नहीं करेगा, एलन वाले में करेगा, बिकॉज आपकी किसकी वैल्यू 1 हो रही है, किसकी वैल्यू 0 हो रही है, ln 80 की वैल्यू 0 हो रही है, और ln 80 क्या होता है, 2.303 log 80 इज इक्वल टू 0। तो अगेन वहां पर भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप 80 की वैल्यू निकालोगे तो इट विल नॉट बी 0, है ना, वो 0 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी, ठीक है।
और बाकी की बात अगली क्लास में। थैंक यू।